हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस बैटल सीरीज में हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करने वाले हैं। आपको बता दूं, ये मेरे बैटल सीरीज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने बैटल ऑफ तरेन को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखा है या फिर आप बैटल ऑफ तरेन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो वेरी गुड, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के हरियाणा के पानीपत का जो क्षेत्र है, जो पानीपत का जो ग्राउंड है, वो गवाह है इतिहास की, मतलब भारत के इतिहास की सबसे बड़ी तीन बैटल्स, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी 20 अप्रैल 1526 को, जहां एक तरफ थे मुगल एम्पायर, वही दूसरी तरफ थे लोधी एम्पायर। ओके। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात की जाए तो यह बैटल 5 नवंबर 1526 को लड़ी गई थी। और ये बैटल जिनके बीच लड़ी गई थी वो थे मुगल एम्पायर के तीसरे बादशाह अकबर, और उस समय यहां पर हेमू राज करते थे भारत की धरती पर। तो उनके बीच ये दूसरी बैटल लड़ी गई थी। पानीपत में लड़ी गई तीसरी और आखिरी बैटल थी, जो कि लड़ी गई थी मराठा एम्पायर और दुर्रानी एम्पायर के बीच, जिसका साल था 1761 का 14 जनवरी। ओके। तो दोस्तों, इस सेकेंड और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों, इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को जानने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, क्योंकि हर बैटल का बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि आखिर किस चीज की वजह से ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। ओके। तो दोस्तों, 1191 एडीज और 1192 एडी में हुई बैटल ऑफ तरेंस, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 में हुई थी और सेकंड बैटल ऑफ तरेन 1192 में हुई थी। इस बैटल के चलते अभी यहाँ पर एक बाहरी इन्विजन, फॉरेन पावर्स का इन्विजन हो चुका था इंडिया में। अभी दिल्ली की गद्दी पे कोई बाहर वाला बैठने वाला था। तो दोस्तों, इस बैटल के चलते अभी यहाँ पे मोहम्मद गुरी राज कर रहा था, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और ये कुछ साल बाद यहाँ रुकता है और बाद में यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के उसके एक गुलाम को यहाँ राजा बनाकर चला जाता है। मतलब अभी इसके बाद वो यहाँ पे राज करेगा। वो यहाँ पे एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है, जो कि आने वाले समय पे दिल्ली पर राज करेगी, जिसे इतिहास में मुलुक डायनेस्टी कहा जाता है। लेकिन कोई कोई लोग उसे स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश भी कहते हैं। इस गुलाम वंश ने 1206 से लेकर 1290 तक यहाँ राज किया। उसके बाद आए एक खिलजी, जिन्होंने 1290 से लेकर 1320 तक राज किया। अब खिलजिस के बारे में बात की जाए तो ये दिल्ली तक ही नहीं, मतलब इन्होंने साउथ का एरिया भी, आप नक्शे में देख सकते हैं, साउथ का एरिया भी कैप्चर कर चुके थे ये खिलजी। उसके बाद 1320 और 1413 के बीच आए तुगलक। इन्होंने साउथ के साथ साथ, दिल्ली तो था, साउथ भी था, साउथ के साथ साथ इन्होंने अपना बंगाल रीजन भी कैप्चर कर लिया था। मतलब अभी बंगाल में भी इनका पूरा था राज। ओके। इसके बाद आई सैयद डायनेस्टी। अब ये सैयद डायनेस्टी ने 1414 से लेकर 1450 तक, मतलब ये बहुत शॉर्ट पीरियड था जब तक ये थे। इनके जो रूलर्स थे बहुत कम थे, मतलब बहुत वीक रूलर थे। पहला जो था वही सबसे अच्छा था, उसके बाद इतने मतलब ये नहीं थे। अब मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर कोई एक सेपरेट वीडियोस जब लेके आऊंगा तब इसकी डिटेल्स में जाएंगे। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि सैयद डायनेस्टी जो थी वो सबसे वीक थी। यही से दिल्ली सल्तनत का, मतलब दिल्ली जो सल्तनत थी उसका जो डिक्लाइन स्टेज है वो शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास अभी ज्यादा पावर्स नहीं थी। अभी ये लगभग दिल्ली के एरिया तक ये आ चुके थे, आप नक्शे में देख सकते हैं। अब बंगाल इनके हाथों से चला गया है, साउथ चला गया है। अभी साउथ में विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश होगा। अभी राजस्थान की तरफ वहां पे राजपूत स्टैब्लिश होंगे। यहाँ उस तरफ बीजापुर डायनेस्टी स्टैब्लिश होगी। ये सब होने वाला है आगे। तो इसके बाद क्या होता है, 1450 में 1451 और 1426 के बीच लोदीज यहाँ पे राज करते हैं। तो लोदीज आने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था कि ये ज्यादा एक्सपांशन करते हैं इनके टेरिटरीज का। इनका एरिया भी उतना ही था जितना कि सैयद डायनेस्टी का। थोड़ा बहुत ये बढ़ाते हैं नॉर्थ साइड में अपना, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते एज कंपेयर टू मुल्क, खिलजी, तुगलक। मतलब ये तीनों जो थे, मुल्क, खिलजी और तुगलक, इन्होंने ही अपने जो क्षेत्र को तो एक्सपैंड किया था, मतलब अपने एरियाज को एक्सपैंड किया था। लेकिन अगर आप सैयद और लोदीज की बात करें तो ये डिक्लाइन स्टेज पे काम कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के। और बस यही एक रीजन था कि ये कमजोरी की वजह से ही ये लोदीज उखड़ जाते हैं और इसके बाद में आते हैं मुगल। अब वही इस थर्ड बैटल का एक
बेसिक थिंग्स है कि इसके बाद मुगल आएंगे और यहाँ पे राज करेंगे। ओके, अब इस इंडिया के मैप को आप जरा ध्यान से देखिए। ये 1520 से उस समय का भारत है जब भारत में दिल्ली सल्तनत के सिवा और भी ताकतें उभर रही थी। जैसे राजस्थान में राजपूत, साउथ में विजयनगर एम्पायर है, ईस्ट में बंगाल है, बीजापुर है, साउथ में आप पोर्तुगीज भी आ रहे हैं थोड़े थोड़े, मतलब बाहरी, मतलब जो वेस्टर्न जो थे कल्चर्स वो भी अभी साउथ की तरफ से आ रहा है। पोर्तुगीज आएंगे, फिर उसके बाद डच आएंगे, मतलब ये आगे होने वाला है। ओके, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली लोदीज के हाथों में है। दिल्ली सलामत है, लोदीज के हाथों है। दिल्ली सल्तनत के वो एक बादशाह है इब्राहिम लोदी, आखिरी तीसरे बादशाह। लोदी एम्पायर की बात करें तो ये एक अफगान एम्पायर था जिसने 1451 से लेके 1526 तक यहाँ राज किया। इसका पहला सुल्तान बहलोल लोदी था जो कि सैयद डायनेस्टी के पंजाब रीजन का गवर्नर था। मतलब इससे पहले जो डायनेस्टी राज कर रही थी वो सैयद डायनेस्टी थी, उसका वो पंजाब रीजन का गवर्नर हुआ करता था, जिसने 1451 में सैयद को उखाड़कर लोदीज एम्पायर को दिल्ली की गद्दी पर विराजमान किया। ओके, इसके बाद आया सिकंदर लोदी जो कि बहलोल लोदी का बेटा था। एक्चुअली इसका नाम निजाम खान था, मगर इसने सिकंदर शाह का टाइटल लिया था, इसलिए इसे सिकंदर लोदी कहा जाता है। ओके, इसके बाद आया इब्राहिम लोदी जो कि यंगेस्ट सन था सिकंदर लोदी का। इसने 1517 से लेकर 1526 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। अब इब्राहिम लोदी के बारे में बात की जाए, द थर्ड एम्पायर ऑफ लोदी किंगडम, कि ही वॉज एन एक्सीलेंट वॉरियर। मतलब वो बहुत बड़ा सेनानी था, अच्छा लड़ता था, अच्छी वॉर कैंपेन्स उसने की थी, बहुत से क्षेत्रों को जीता भी था उसने। लेकिन ही वॉज नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब वो अपने दरबार में किसी को खुश नहीं कर पाता था। जैसे कि नोबल्स, अगर कोई नोबल्स कोई गलती भी करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। ओके, तो इस वजह से क्या चल रहा था, नोबल्स के बीच एक मतलब चल रहा था कि यार ये कभी भी उठता है, हमें किसी भी छोटे मोटे गुनाह के लिए फांसी दे दो, ये कर दो, ये कर रहा है। तो सबके भीतर एक डर सा होने लगा था कि यार क्या आगे क्या होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, सब नोबल्स मिलते हैं और मिलकर जाते हैं दौलत खान के पास। ओके, दौलत खान जो था वो इब्राहिम लोदी का अंकल था। ओके, उसे भी अपने भतीजे की ये हरकतें सब पता चल रही थी कि क्या हो रहा है, एक्चुअली दिल्ली की गद्दी पे क्या हो रहा है, क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, किन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उन्हें ऐसा किया जाता है। और दौलत खान जो था वो पंजाब रीजन का एक गवर्नर था, मतलब इब्राहिम लोदी के अंडर। तो ये सब नोबल्स उसके पास जाते हैं कि यार अपने भतीजे को जरा समझाओ, ये ऐसे ऐसे बात कर रहा है, ये मतलब ये ठीक नहीं है कि आपका अगर आपके दरबारियों पर भी विश्वास नहीं है तो आप मतलब कैसे राजपाट चलाओगे, वही ना। ऐसे में दौलत खान जो है वो जाते हैं इब्राहिम के पास, लोदी के पास, कि भैया सुधर जाओ, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, सब आपसे नाराज चल रहे हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप वॉरियर तो हो अच्छे, बैटल्स तो बैटलफील्ड पे आज अच्छी लड़ते हो, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को भी खुश करना जरूरी है, नोबल्स को भी खुश करना जरूरी है। आप छोटी मोटी उनकी गलतियों पर उनको अगर सीधे फांसी पे चढ़ा दो, किसी को लाइफ इम्प्रिजन में डाल दो, तो ये ऐसा तो नहीं चलने वाला ना। तो वो समझाता है, लेकिन यार कैसे, इब्राहिम लोदी नहीं, वो एक ये था, बहुत बड़ा सुल्तान था, गुरूर था उसमें, ईगो था, वो नहीं मानने वाला था ये बात। तो ऐसे में दौलत खान हो जाते हैं परेशान कि भाई आगे चलकर ये मेरे पर भी आएगा, मुझ पर भी आएगा, यार ये नहीं हो रहा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें किसी बाहरी ताकत की मदद लेकर इसे उखाड़ फेंकना होगा। कोई अच्छा सा सुल्तान बाहर से बुलाएंगे उसे और इसे उखाड़ फेंकेंगे, और अल्टीमेटली हम भी अच्छे रहेंगे और वो भी अच्छा रहेगा, मतलब ठीक है। तो इस हिसाब से उसने उज्बेकिस्तान के जो एक प्रिंस थे बाबर को बुलाया था। ओके, अब ये बाबर कौन था, इसकी एक अलग कहानी है, उसे मैं ऑलरेडी एक क्या करता हूं, एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा बाबर कौन था। तो चलिए, बाबर जो एक उज्बेकिस्तान का क्षेत्र था, फरजाना। ओके, फरजाना क्षेत्र का वो एक प्रिंस था एक्चुअली। अब उज्बेकिस्तान में क्या था, छोटी छोटी ट्राइब्स थी, अब उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, मतलब थ्रोन के साथ, कि वहां पे समरकंद नाम का जो एक क्षेत्र था वो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हुआ करता था। वो समरकंद जिसके हाथ में है वहां का बादशाह वो है। ओके, मिडल सेंट्रल एशिया का जो पार्ट था वो सेंट्रल एशिया उसके अंडर है। ओके, तो वो उसके में सक्सेशन वॉर चलता रहता था छोटी छोटी ट्राइब्स का।
तो इस ट्राइब उस वॉर ऑफ सक्सेशन में ये भी था, बाबर भी था। 13 साल की उम्र में इसने अपने पिता को खोया था। मतलब इसके पिता जब थ्रोन पर थे, वो मर गए थे, उस टाइम पे बाबर 13 साल का था। तो इस टाइम पे उसने थ्रोन संभाला था। आप सोच सकते हैं एक 13 साल का बच्चा गद्दी पर बैठा हुआ है, ओके, और वो इस सक्सेशन वॉर में पिस रहा है कि यार समरकंद को जीतना है, जिसके चलते हम क्या करेंगे, उज्बेकिस्तान पर, ये मिडिल ईस्ट एशिया पर पूरा कंट्रोल ले लेंगे। सॉरी मैं थोड़ा बताना भूल गया, समरकंद तो था ही, लेकिन हैरत और एक ऐसा एक प्लेस था, हैरत बोल के, वो प्लेस भी इतना इंपॉर्टेंट था जितना कि समरकंद। इन दोनों को जीतने के लिए वहां पे होड़ लगी हुई थी कि जो भी इसे जीतेगा वो उज्बेकिस्तान मतलब मिडिल ईस्ट एशिया का राजा कहलाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, इसकी एज की वजह से या मतलब इसके एक्सपीरियंस की वजह से वो उसे जीत नहीं पाता है। इसे बार बार वो जीतने जाता है, कोई दूसरा मिलके उसे हरा देता है। जब मैं इसकी बायोग्राफी को डिटेल में कवर करूंगा अकबर की, सॉरी बाबर की, तो आपको मैं बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था। इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि ये वहां के सक्सेशन वॉर ऑफ सक्सेशन में घुसा हुआ था। ऐसे में वो क्या करता है कि यार अभी छोड़ दो यार, यहाँ पे नहीं हो रहा है हमारा काम, यहाँ पे दाल नहीं गल रही है हमारी, तो हम क्या करते हैं, अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो वो अफगानिस्तान चला जाता है, वहां के क्षेत्र काबुल को अपने कंट्रोल में लेता है और वहां का वो शासक बन जाता है। मतलब अभी वो काबुल के एरिया में बैठा हुआ है। अब एट दिस स्टेज वो खड़ा है बॉर्डर की तरफ, इंडिया की बॉर्डर्स की तरफ, उसे दिख रहे हैं ऊपर हिंदू कुश पर्वत, उसके साइड उसने सुना हुआ था कि ये मुल्क बहुत बड़ा है, खुशहाल है, और फाइनली किसी भी राजा को उसी की ओर अल्टीमेटली उसको एक्सपांशन तो करना ही होता है। लेकिन आप अगर किसी क्षेत्र के राजा है तो पैसा तो चाहिए। तो उसे ये था कि यार वो देख भी रहा था कि अफगानी ट्राइब जा रही है वहां पे, लूट मचा के आ रही है, वो ये देख रहा था इस सिचुएशन को। तो उसकी भी इच्छा थी कि यार हम भी ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके जाए, वहां पे रहे, वहां के राजा को हरा के एक्सपांशन पॉलिसी को अपनाए, वहां पे अपना राजपाट चलाए। तो वो इस होड़ में लगा होता कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं वहां जाऊं। तो ऐसे में वो एक रास्ता ढूंढ रहा था कि किस तरह से हमें वहां पे घुसने का मौका मिले। तो ये मौका दिया इब्राहिम के चाचा दौलत खान ने। वो उसके पास आया और कहा कि भाई चलो हमारे साथ, आप बहुत बड़े यहाँ के राजा हो, आप चलो अपनी आर्मी लेकर उसे इब्राहिम को हरा दो, हम आपकी सेवा करेंगे, दिल्ली के गद्दी पे आप रहिए अच्छे से, आप भी जियो हमें भी जीने दो। इस हिसाब से वो वहां पे गए, उसे बोला। अब बाबर तो खुश हो गया, भाई मैं तो उसके फिराक में था, अभी तो उसके चाचा ही मेरे पास आ गए। तो वो खुश हो गया कि अभी चलो, अभी चलते हैं। अब बाबर की सेना की बात की जाए तो उसके पास थे महज 13,000 सिपाही, ओके। और लोधीस की अगर बात की जाए तो उसके पास थे लाखों में, ओके। बाबर में जो घुड़सवार थे, कुछ घुड़सवार थे, कुछ उसके पास इन्फेंट्रीज थी, पैदल जिसको बोलते हैं हम, पैदल चलने वाले सैनिक, वो कुछ थे। इब्राहिम लोधी के पास घुड़सवार तो थे ही साथ उसके पास हाथी भी थे। हाथी भी थे जंग में, हाथी उस टाइम हाथी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। वो उसमें हजारों की संख्या में उसके पास थे। साथ ही साथ अब इन्फेंट्री की तो बात ही छोड़ दो, पैदल तो बहुत, मतलब लाखों में गिनती उनकी बहुत थे। ऐसी सिचुएशन में अभी आप बाबर लड़ने जा रहा है इब्राहिम लोधी से। अब आप सोच के देखिए, अब ये जो पॉइंट है इस सिचुएशन में, नंबर ऑफ मेंस का, मतलब यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, एक तरफ 13,000, एक तरफ लाखों की सेना। तो लेकिन अल्टीमेटली ये सिचुएशन में भी बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है। अब ये कैसे, यही है मेन बात, यही है वॉर टेक्निक, और यही हमें समझना चाहिए किसी भी हम वॉर को अगर पढ़ते हैं तो चलिए अभी उसके बारे में बताते हैं। बाबर की सेना की बात की जाए तो यहाँ पे 3 प्लस पॉइंट है बाबर की सेना में। नंबर 1, उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे घुड़सवार थे, ओके। वो मतलब ऐसे लड़ते थे कि यार मानो मतलब घोड़ा मतलब उनके एक शरीर का हिस्सा हो, जैसे घोड़े पे बैठते थे, मतलब उनके शरीर का एक हिस्सा है। जैसे वो घोड़ा चल नहीं रहा है, वो खुद ही उसको चला रहे हैं, मतलब ऐसे वो अल्टीमेटली वही चला रहे हैं, वो बात नहीं है, लेकिन वो उनके बॉडी का एक हिस्सा है, ओके। इस हिसाब से वो घुड़सवार थे, बहुत ही चतुर और बहुत ही मतलब फोकस्ड घुड़सवार थे उसके पास। दूसरी बात की जाए तो उसके बाद जो आर्चर्स थे, धनुर्धारी, वो भी बहुत अच्छे थे।
मतलब वर्ल्ड बेस्ट आर्चर थे उसके पास। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसके पास थी वो थी गन पाउडर। ओके, गन पाउडर जो है, जो उसे बोलते हैं हम, वो उस समय सबसे, मतलब ये फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में हुआ है कि गन पाउडर का यूज हुआ। गन पाउडर बंदूकें उस टाइम इसने यूज की, तो ये उसका सबसे प्लस पॉइंट था। ये इब्राहिम लोदी के पास नहीं था गन पाउडर, उसे पता भी नहीं था गन पाउडर क्या होता है। ओके, दारू क्या होती है, जो जलने वाली दारू क्या होती है, इब्राहिम लोदी को पता भी नहीं था। ये उसके पास था। ये तीन उसके पास सबसे मतलब इंपॉर्टेंट प्लस पावर थी, प्लस पॉइंट्स थे, जिसके चलते वो ये बैटल आसानी से जीत गया था। नहीं नहीं, आसानी से नहीं जीता था, बहुत हार गया था ये भी, क्योंकि लाखों में अगर कोई आदमी आगे से आ रहा है, कुछ भी हो आपके पास यार, गन पाउडर हो, अच्छे आर्चर्स हो, अच्छे घुड़सवार हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है कुछ ऐसे में भी। फिर भी वॉर टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही टेक्निक्स के चलते वो जीता था। ये चीजें तो थी ही, लेकिन वो टेक्निक्स थी जो उसने यूज की थी। अब वो टेक्निक्स क्या थी ना, वो मैं आपको बताता हूं। ओके, अब बाबर को एक बात का तो पता था कि यार मैं ज्यादा देर तक यहां टिकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे हैं 13,000 आदमी मेरे पास, 13,000 और कुछ 10-20 हजार रुपए, 10-20 हजार बाकी के, लेकिन वो उसके नहीं थे, खुद के उसके 13,000 थे। ओके, तो वो उन पे ही भरोसा कर सकता था ज्यादा, तो उन पे डिपेंडेंट नहीं था वो। बाकी के उसके जो दौलत खान ने जो उसको सेना दी थी उस पर वो डिपेंडेंट नहीं हो सकता था। उसके जो जो ट्रस्टेड थे वो 13,000 थे, 13,000 है। अगर मान के चलो ये अगर नहीं लड़ते अच्छे से, क्यों कोई कोई इश्यू हो जाता है, तो मेरा तो काम तमाम है। तो उसे शॉर्ट टर्म चाहिए था, ऐसे नहीं कि वो 2-2 3-3 साल, उस टाइम की लड़ाई 2-2 3-3 साल चलती थी, वो इतनी देर तक खुद को नहीं रोक सकता था। उसको 2-3 घंटे में, या तो ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे में लड़ाई खत्म करनी थी। छोटे से पीरियड में उसको ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट डालना था इब्राहिम लोदी की सेना में, और उसी की तलाश में वो था कि ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी हमें, जिसके चलते हम इब्राहिम की सेना को शॉर्ट पीरियड में हरा सके। ओके, T20 वाला मामला। अब ऐसी सिचुएशन में बाबर ये सोचता है कि मैं क्यों ना मैं अपने हिसाब से एक टेक्निक इजाद करूं, जो कि क्या क्या होगी कि मैं अपने ग्राउंड में इब्राहिम लोदी की सेना को खींच लूं। मतलब क्या करूं, अपने हिसाब से पूरा मैप तैयार करूं लड़ाई का, कि उसकी सेना आएगी, हम भागने का थोड़ा बहुत नाटक करेंगे, और वो जैसे ही आगे आएंगे तो वो हमारे एरिया में आके लड़ेंगे, जो हमने एरिया रखा है। तो जो उसने एरिया चूज करके रखा था, वहां पे वो एक लंबी ऐसी एक टनल खोदता है। ओके, ये पहले ही वो कर चुका था, टनल खोदता है, जिसमें वो नोकीले जो होती है, नोकीले लकड़ी इसको नीचे रखता है। लकड़ी जो छोटी छोटी लकड़ी है, नोकीले लकड़ी होती है, ख्याल उसमें लोहे का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, लोहे ज्यादा नहीं हुआ करते थे, तो वो बस तलवारें के लिए यूज होती थी। ज्यादा इतने मात्रा में लोहे नहीं ला सकते थे ना, जंगलें बहुत थी, जंगल बहुत थे, तो उसको काट कर उसने वो नोकीले लकड़ी को नीचे बिछाया था, ऊपर घास फूस डाल दी थी उसके, तो ऐसा ऊपर से दूर से पता नहीं चल सकता था कि यार ये यहाँ पे कुछ बिछा हुआ है। साथ ही साथ वो क्या करता है, बैलगाड़ी खरीदता है, बहुत सारी बैलगाड़ी खरीदता है, और बैलगाड़ी को ऐसे सीक्वेंसली ऐसे खड़ा करता है, मतलब एक पट्टे से सबको बांध के रखता है, जिसके बीच वो अपनी तोहफे खड़ा करता है। मतलब एक बैलगाड़ी रखी यहाँ पे, बीच में एक तोफ रखी, उसके साइड में और एक बैलगाड़ी, फिर तोफ बैलगाड़ी, आप समझ रहे ऐसा सिक्वल में उसके पीछे वो रखता है, जिससे क्या हो, वो आगे तो उसने वो टनल बना रखी है जिसमें वो फंस जाएंगे। इसमें अल्टीमेटली आर्टिलरीज को ज्यादा वक्त मिलेगा उसकी सेना को खत्म करने के लिए, उसके आर्टिलरीज को। ओके, तो ये सबसे पहला पॉइंट था उसका। इसके बाद वो क्या करता है, आगे उसके जो है इन्फेंट्रीज थी, उसके पीछे उसके घुड़सवार थे, और साइड में दोनों तरफ के लड़ाई, उसके जो आर्मी थी उसके साइड में दोनों तरफ से वो अपने आर्चर्स को रखता है, मतलब जो धनुर्धर थे उनको रखता है, मतलब वो वहां से वो वार करेंगे। तो इस हिसाब से उसने पूरी अपनी आर्मी सेटअप करके रखी थी, तो वो लड़ने वाला था उस तरह से। ओके, अगर इब्राहिम लोदी की बात की जाए, तो इब्राहिम लोदी की सेना, मतलब वो सेना नहीं थी, वो आप एक झुंड बोल सकते हैं, जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं थी ज्यादातर। उस वक्त इब्राहिम बहुत ईगो में चल रहा था, तो ज्यादा वो ऐसे वॉरफेयर में तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसकी सेना इतनी लड़ाकू सेना नहीं थी, इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी थी। अगर वो सीधे घुस भी जाते थे सीधे, तो सबको कुचल देते थे, 13,000 के 13,000 कुचल गए सब। लेकिन वो नहीं हो सकता था ना उस चीज में, वॉर फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेक्निक। वो टेक्निक उनमें से किसी में नहीं थी, जाओ सीधा जाके लड़ो और मार के आ जाओ, बस यही था उनमें। ओके, अल्टीमेटली वैसा नहीं हुआ, वो जो जैसा सोचते थे वैसा नहीं हुआ। इब्राहिम की सेना बहुत बड़ी थी, उसमें सबसे उसका प्लस पॉइंट था कि उसके पास हाथी थे, और वो सबसे आगे थे, वो सबसे पहले हाथी को छोड़ता था, मतलब
चलो जाओ, सब तोड़ दो, सबको कुचल दो, सबको मार दो, बस हाथी जाके पूरा खत्म कर देंगे, इधर उधर फैल जाएंगे, बस बात खत्म, आधी जंग तो हम वहीं पे जीत जाएंगे। वो उसने ऐसा सोच लिया था। अब यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, आगे हम जानेंगे। उसके बाद हाथियों के पीछे उसकी थी घुड़सवार, घुड़सवार थे उसके पीछे, घुड़सवार तब खड़े थे। ओके, घुड़सवारों के बीच में जो लाइन होती है उसमें उसके जो पैदल पैदल जो सेना थी वो थी, उसके बीच में था इब्राहिम, उसके पीछे था इब्राहिम लोदी। ओके, तो सबसे पीछे वो था। अब यहां पे क्या होता है, अब अच्छा ठीक है, अभी वॉर फील्ड में जाते हैं हम। अभी एग्जैक्टली वॉर कैसे हुई वो मैं आपको बताता हूं। तो वॉर शुरू हो रही है अभी। इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है पानीपत के मैदान की तरफ। और इस वक्त क्या होता है, बाबर अपने कुछ स्पाइस यानी जासूसों को छोड़ता है वहां पे कि यार अब तुम जाओ और देखो इब्राहिम की सेना कितनी है काके, और हमें खबर करते रहो। तो वो खबर देते रहते हैं और एक छोटी सी वो टुकड़ी पहले भेजता है। ओके, अब उन टुकड़ी का काम क्या था, वहां पे जाना है, लड़ना नहीं है आपको। ओके, वहां पे जाना है और रिट्रीट करना है, मतलब पीछे मुड़ना है। ऐसा प्रतीत हो कि यार हम भाग रहे हैं और उन्हें हमारे क्षेत्र तक लाना है। ओके, हमारा जो एरिया है, वॉर का एरिया हमने जो लगाया है वहां पे लाना है। तो वैसा ही हुआ, वो बाबर ने अपनी सेना को भेज दिया। वैसे में इब्राहिम लोदी इन 500 को देख लेता है, 500 जो सोल्जर्स है उसको देख रहा है, दूर से वो आ रहे हैं हमारी तरफ, जोर से आ रहे हैं। अब वो आदेश देता है सेना को, हाथी वाले सबको, चलो करो, घुसो और खत्म करो। अभी तय प्लान के अनुसार, अभी जैसे ही बाबर की सेना को वो जो 500 जो बंदे थे, वो प्लान के जो मेन सूत्रधार थे, उनको वो पता दिख जाता है कि यार अभी हाँ, अभी इब्राहिम की सेना हमारी तरफ आ रही है। तो अभी क्या करना है, रिट्रीट करना है, पीछे भागना है। तो सब मतलब वो वार भी कर रहे हैं और पीछे भी हो रहा है, वार कर रहे हैं और पीछे हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो उस बैटल फील्ड तक लेके आते हैं जहां पे ये पूरा जाल बिछाया था। आप समझ रहे हैं, बाबर ने पूरा जाल बिछाया था। अब बाबर अब देख रहा है कि वो बढ़ रहे आगे, अब बाबर के पूरे रडार में आ गए सब। ओके, बाबर बोलता है आने दो, कोई कुछ नहीं करेगा, आर्टिलरीज कोई एक वार नहीं करेगा, बस आने दो। अभी उन्होंने वो जो काम किया था, जो छोटी खोद के रखा था उन्होंने, वो पहले होने वाला था। तो उसमें सब हाथी वाथी सब, वो पहले वाले जो पहला जो लॉर्ड भेजा था इब्राहिम लोदी ने, वो सब जाके वहां पे धस जाता है, बहुत लोग मारे जाते हैं। मतलब यहाँ पे मतलब 20% आर्मी खत्म हो गई थी इब्राहिम लोदी की, कि पूरा खत्म। इस बीच ऊपर से बाण भी शुरू हो जाते हैं। फिर बाबर पूरा ऑर्डर देता है चलो छोड़ो। ऐसे में वो क्या होता है, इब्राहिम लोदी थोड़ा सतर्क हो जाता है कि यार हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, अभी यहां से आगे नहीं बढ़ना है। तो वो ऑर्डर देता है अपनी सेना को कि यार इसके आगे मत बढ़ो, जो भी है यहां से वार करना शुरू कर दो। तब आया नेक्स्ट स्टेज। अभी क्या होता है, अब बाबर की सेना भी गन पाउडर का इस्तेमाल करेगी और आर्टिलरी शुरू हो गई, दनादन बम के गोले शुरू हो जाते हैं, पूरी इब्राहिम की सेना पर गिरते हैं। अभी इब्राहिम की सेना बहुत बड़ी थी, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ने वाला था इसकी वजह से भी। लेकिन अल्टीमेटली इशू क्या होता है यहाँ पे, कि जो इब्राहिम की सेना के पास, इब्राहिम लोदी की सेना के पास जो हाथी थे, वो हाथी को इन गन पाउडर्स वाले इन धमाकों की आदत नहीं थी। ओके, उन्होंने इसको कभी सुना नहीं था। हाथी के कान बहुत चालाक होते हैं, मतलब वो छोटी से छोटी चीज को भी समझ जाते हैं। ओके, तो इनके भी दहशत मिल जाती कि भाई ये क्या है, फट रहा है धड़ करके सामने आगे गिर रहा है, ये हो रहा है, ये क्या इशू हो रहा है। तो वो इतने तहश में आ जाते हैं वो हाथी कि वो अपनी ही सेना को कुचलने लगते हैं। आप समझ रहे हैं, ये पूरा मतलब हुड़गम मच जाता है कि पूरा सेना कुचली जाती है इसमें। तो आगे की जो 30 30 60% जो 30% जो आर्मी बची हुई है, वहां पे वो खत्म कर देते। ऐसे में अभी इब्राहिम लोदी को क्या करना था, थोड़ा वेट करना था, थोड़ा समझना था कि क्या चाल चल रहा है ये बाबर, कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। और एक बात आपको बताना मैं भूल गया, और एक बात, कि इब्राहिम लोदी जो था इसके पीछे से और उसकी सेना आने वाली थी। मतलब वो आधी टुकड़ी लेकर आगे गया था कि चलो मैं आगे जा रहा हूं, आप पीछे से आ जाओ तुरंत और ये करो। वो सेना आने तक अगर वो रुक गया होता तो शायद कुछ अलग होता काम। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हुआ। उसने सोचा यार मैं बहुत बड़ा हूं, अभी भी उसका ईगो कम नहीं हो रहा था। बोला कि चलो अभी क्या करो, पूरी फोर्स के साथ हमला करो। वो आर्टिलरी ब्रिटिलरी सब भूल जाओ, वो खड्डा वड्डा सब भूल जाओ, पूरी फोर्स के साथ हमला करो और
खत्म कर दो। हालांकि उसके सेनापतियों ने उसको बोला भी था कि यार अभी आपको बाहर निकलना पड़ेगा वॉर फील्ड के, आपकी जान बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे क्या, ये यही पे पता चल रहा है, आगे क्या है पता नहीं हमें, तो अभी आप बाहर निकलिए इस वॉर फील्ड के। लेकिन वो नहीं, ईगो से भरा पड़ा था उसका, नहीं नहीं हराऊंगा, घमंड था, तो वो घुस गया। पूरे जोश के साथ वो लड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, ये ऐसे सिचुएशन में वो लड़ ही नहीं पाया, क्योंकि बाबर है अपनी कंडीशन के हिसाब से लड़ रहा था। उसे पता था क्या होने वाला है, कैसे घुसने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो पूरी फोर्स से अटैक करता रहता है। डिफेंड, ऑलरेडी वो डिफेंड था, क्योंकि उसका क्षेत्र था वो, कि ऑलरेडी वो डिफेंड था, आने वाले वार को वो अच्छे से डिफेंड कर रहा था और फुल फोर्स में अटैक कर रहा था। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इब्राहिम लोदी को वहां पे हार मिलती है, और अल्टीमेटली इब्राहिम लोदी को जब पकड़ा गया तो उसका सर कलम किया जाता है बाबर द्वारा, और उसके दिल्ली के बाहर उसे लटकाया जाता है। ऐसे वो एक विक्ट्री साइन हुआ करता था मुगलों का। मुगल कभी भी कहा भी जहां भी जाते थे, वहां के राजा का और लोगों का, बाकी के लोगों का सर कलम करके राजा के सर को ऐसा खड़ा कर देते डंडी के नीचे, और बाकी के जो दूसरे थे उनके सर को ऐसा पूरा ऐसा ये करते थे, हिप रचा जाता था पूरा, कि यार हम आ गए हैं अभी, अब यहाँ पे मुगल है। ये मुगलों की ये हुआ करती थी, मतलब विक्ट्रीज का साइन हुआ करता था कि यहाँ मुगल जीत गए। यहाँ भी कटे हुए सरों का आपको हिप दिखे, और एक उनके राजा का जो है सर है वो एक डंडी पे लटका हुआ खड़ा हुआ आपको दिखे, तो समझ जाना कि ये मुगल्स ने किया है। और यहाँ पे अभी बाबर जीत गया है, और इसी के साथ यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी थी वो भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। ओके, 1526 का वो जो समय था जब लोधी डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, अब यहाँ पे मुगलों का राज था। तो जिसके पहले बादशाह थे बाबर, उसके बाद आए हुमायूं, उसके बाद आए अकबर। तो ये आगे बहुत बड़ी डायनेस्टी है, ये एक डायनेस्टी नहीं, ये एक बहुत बड़ा एम्पायर है। ओके, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जो आने वाले 200-300 साल तक हमारे भारत पर राज करेगा। तो यहां से अभी दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तब ये बैटल इसलिए है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसलिए पड़ी जाती है क्योंकि इसने दिल्ली सल्तनत का, मतलब सिर्फ लोधी नहीं, दिल्ली सल्तनत जो स्लेव डायनेस्टी जो थी पहले, उससे लोधी तक पूरे डायनेस्टी जो अब तक राज कर रही थी दिल्ली सल्तनत जिन्हें कहा जाता है, उनको खत्म करके खुद का एक सेपरेट मुगल एम्पायर खड़ा किया था। ओके, जो आने वाले इसमें राज करेगा पूरे भारतवर्ष पे। तो इस प्रकार था। तो इसी के साथ ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत खत्म होती है। इसके बाद हम जानेंगे बैटल ऑफ खानवा के बारे में। ओके, तो आपको ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट आप चाहते हैं मेरे चैनल का तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।